Welcome my dear students, we are discussing Physics GTS 08. फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लें. A racing car moving towards a cliff sounds its horn. The driver observes that the sound reflected from the cliff has a pitch 1 octave higher than the actual sound of the horn. If velocity of sound is v, the velocity of car is. यहाँ पर बेटा 1 ऑक्टेव हाइयर देन का मतलब होता है कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसकी डबल फ्रीक्वेंसी हो गई, उतनी ही बढ़ गई. तो आप यहाँ पर एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस फार्मूला यूज़ करोगे. इसमें आप देख रहे हैं क्लिफ बना दिया, ये रिफ्लेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है और सोर्स यहाँ पर और ऑब्जर्वर ये कार में है और यहाँ से जो साउंड जा रही है ये वापस रिफ्लेक्ट होकर के इस ऑब्जर्वर के पास आ रही है. ऐसे केसेस में हम इसका एकॉस्टिक इमेज बनाते हैं और साउंड इधर से आ रही है तो इसे एज अ सोर्स डील कर रहे होते हैं. तो आप देखें साउंड की डायरेक्शन में सोर्स आ रहा है, ये इमेज जिधर को आता हुआ अपीयर हो रहा है. तो आप यहाँ पर वैल्यूज जब पुट करेंगे तो एफ डैश की वैल्यू तो 2f बिकॉज इट इज़ 1 ऑक्टेव हाइयर देन, और ये f हो गया स्पीड ऑफ साउंड v माइनस वी ओ, ऑब्जर्वर इधर को ही है जो साउंड के अपोजिट चल रहा है, अपॉन v माइनस वी एस, सोर्स ऑफ एस डैश लिया जा रहा है जो साउंड की डायरेक्शन में है. तो इस तरह से आप देख रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ v माइनस वी ओ इज इक्वल टू v प्लस वी ओ. तो आप देखें 2v माइनस वी करेंगे तो आपको यहाँ पर v मिलेगा और माइनस 2v को राइट में ले जाएंगे 3v ओ. तो आपको कार की जो स्पीड मिल रही है वी ओ इज इक्वल टू v/3. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सेमी सर्कुलर वायर दिया है, इज मूविंग विद स्पीड v. अब आप देखें ये m यहाँ पर n मार्क्ड है और ये q मार्क्ड है. रेडियस r दिया हुआ है तो आप सभी समझ रहे हैं जब इन दोनों एंड्स को हम ज्वाइन करें तो अगर ये लाइन वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रही है तो इसी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर वायर. और उस केस में आपको L की वैल्यू 2r मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड B, स्पीड आपको यहाँ पर v दिया है. तो आप मोशनल EMF E इज इक्वल टू B इंटू V इंटू लेंथ 2r ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे. थर्ड, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किस टर्मिनल का पोटेंशियल हायर है. तो आप सभी जानते हैं कि मेटल के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब नीचे को जा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स रखोगे तो वो फोर्स इधर को एक्सपीरियंस कर रहा है टूवर्ड्स m. तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, निगेटिव चार्ज आ रहा है, निगेटिव पोटेंशियल आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव ड्यू टू डेफिशिएंसी. तो आप कहेंगे Q इज एट हायर पोटेंशियल. क्वेश्चन 3.
फ्रॉम द फिगर द करेक्ट रिलेशन इज, अब आप देख लें ये वेक्टर डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी दिया हुआ है। यहाँ पर मार्क्ड है एम, पी, एन एंड ओ। अब आप देखें पहला ऑप्शन जो दिया गया है ए प्लस बी प्लस ई इज इक्वल टू 0, आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये डायगोनल में ए वेक्टर दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सेम साइकिल में आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में इनका जो ऑर्डर है, और साथ साथ सी को अगर आप यहाँ पर देखें तो एज अ वेक्टर ई देख सकते हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई, ए बी ई, ये सेम साइकिल में है, सेम ऑर्डर में है, तो उस केस में इनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा लास्ट ट्रायंगल से 0। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा c माइनस डी इज इक्वल टू माइनस ए दिया हुआ है। अब c माइनस डी, c देखें ये c लेफ्ट वर्ड है और माइनस डी का मतलब इधर को आप डायरेक्शन देखेंगे, इट इज इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं वेक्टर ए के अपोजिट हमारा रिजल्टेंट आ रहा है तो उसे माइनस ए लिखा गया है, तो ये भी करेक्ट है। b प्लस ई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस डी, ये थर्ड दिया गया आपको स्टेटमेंट। b प्लस ई पहले देखें, b प्लस ई एक ही ऑर्डर में दिया हुआ है, माइनस सी, तो ये प्लस सी है तो माइनस सी इधर को हो जाएगा, तो b प्लस ई। अब ये माइनस सी और ये जो e है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आप कहते हैं कि हमारे पास b बचा, और इस b को अगर आप d के टर्म्स में लिखें तो अपोजिट डायरेक्शन करना होगा तो माइनस डी लिखेंगे। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑल आर करेक्ट। फोर्थ, two rigid boxes containing different ideal gases are placed on a table. Box A contains 1 mole nitrogen at temperature T0, while box B contains 1 mole helium at temperature 7/3 T0. The boxes are put in thermal contact. अब ये बॉक्सेस इस तरह से कांटेक्ट में रख दिए गए, थर्मल एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। ये नाइट्रोजन रख रहा है 1 मोल और टेम्परेचर T0 है, और ये हीलियम 1 मोल और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 7/3 T0। तो आप जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में जो इनिशियल एनर्जी है, या आप कह सकते हैं जो हायर टेम्परेचर पे बॉडी है वहाँ से हीट या थर्मल एनर्जी लोअर टेम्परेचर की तरफ को जा रही होगी। तो इस तरह से फाइनल टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पर अगर T इस्टेब्लिश हो जा रहा है तो T इससे कम होगा और T0 से ज़्यादा होगा। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो लॉस होगा इंटरनल एनर्जी में वो कितना हो जाएगा, μ1 F1/2 R 7/3 T0 माइनस टी। इसे ये गेन करेगा और इस तरह से इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी एंड इट विल बिकम μ2। और यहाँ पर आप देखें F2/2 R और टेम्परेचर बढ़ गया T0 से। अब आप
F2 की जगह पर μ1 μ2 तो 1 है, F2 तुम्हारा डाई एटॉमिक है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पर 1 इंटू ये मोनो एटॉमिक है 3/2, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपको रिजल्ट मिलेगा T इज इक्वल टू 3/2 T0। क्वेश्चन 5, फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से रजिस्टर्स दिए हुए हैं, और कह रहा है 10 ओम 2 वाट। अगर ये 10 ओम 2 वाट पर डिजाइन है तो आप यहाँ से पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर R अप्लाई करके करंट निकाल सकते हो कि जो मैक्सिमम करंट इसके अंदर फ्लो हो सकती है उससे ज़्यादा फ्लो होगी तो ये फ्यूज़ हो जाएंगे। तो I इज इक्वल टू √P/R, it is 2 watt and R is 10 ohm √1/5। ये तो आपने करंट देख लिया जो मैक्सिमम फ्लो हो सकती है। तो मैक्सिमम करंट यहाँ पर भी इतनी ही हो सकती है, और आप जानते हैं इन दोनों की जो करंट्स हैं वो जुड़ करके यहाँ पर उतनी होंगी, तो यहाँ पर डेफिनेटली I/2 करंट फ्लो हो रही होगी। तो आगे पूछ रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज बिटवीन AB। तो आप यहाँ से देख लें VAB इज इक्वल टू I/2 इंटू R प्लस I इंटू R। तो इस तरह से आपको ये मिल गया 15I, और I की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें आपको आंसर मिल जाएगा। आप देखें क्वेश्चन 6, सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स का एक्सप्रेशन F इज गिवन बाय द रिलेशन A cos BX प्लस C sin DT। यहाँ पर दिया है x इन मीटर एंड t इन सेकेंड, और आप सभी जानते हैं एंगल डायमेंशनलेस होता है, तो डायमेंशन ऑफ B इज़ 1/L एंड डायमेंशन ऑफ t D इज़ 1/T। तो ऐसे में आप सभी को बोला गया है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ D/B, तो आप पुट कर सकते हैं 1/T और यहाँ 1/L, तो ये हो जाएगा L/T, और आपको ऑप्शन मिल रहा है थर्ड। 7 टू इक्वल मासेस, वन एट रेस्ट एंड अदर मूविंग विद स्पीड u कोलाइड इलास्टिकली, और साथ साथ कह रहा है कि कोलिजन इज ऑब्लिक। तो ये इस तरह से चल रहा है, ये रेस्ट में है, और जब कोलाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से ये जा रहे हैं। तो कह रहा है द वन मूविंग टर्न बाई 30, भाई एक 30 डिग्री का टर्न ले रहा है। तो कह रहा है द एंगल बिटवीन द पाथ ऑफ द टू मासेस, तो ये 60 डिग्री होगा, बिकॉज आप सभी को बताया गया है, ये एक टिपिकल इलास्टिक कोलिजन आप सभी को सिखाया गया कि जब मासेस इक्वल हो, एक रेस्ट में हो और दूसरा मूव कर रहा हो, इलास्टिक कोलिजन है E इज इक्वल टू 1, और साथ साथ ऑब्लिक कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन दे विल मूव परपेंडिकुलरली। तो आप लोग यहाँ पर इन दोनों के पाथ के बीच का जो टोटल एंगल बता रहे हैं वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8,
ये दिया गया है आपको, कह रहा है जीरो डिफ्लेक्शन है, और इस जीरो डिफ्लेक्शन में आप सभी जानते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। कह रहा है कि अगर गैल्वेनोमीटर और इस सेल के पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, तो आपको मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ जो पॉसिबल है इस केस के लिए। अब सेल आपने यहाँ लगा दिया और यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे Q को अगर इधर लेते आओ और P/R इस तरह से बन रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ पर दे रही है Q/S इज इक्वल टू P/R, और जब इक्वल होगी तो एक बार फिर से जीरो डिफ्लेक्शन होगा, तो आप कहेंगे कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपको फिर से मिल रहा होगा। तो पहला आंसर सही है। 9, drops of water fall from roof of a building 9 meter high at regular time interval. The first drop reaches the ground at the time when force comes out. The separation between the second and third drop. आप इस तरह से बना सकते हो, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। फर्स्ट ग्राउंड पे आ गया। ये टोटल हाइट आपको दिया गया है h इज इक्वल टू 9 मीटर, और आप जानते हैं कि यहाँ पर जब ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर, तो उस केस में गैलीलियोस नंबर्स यूज़ कर लें आप। तो ये 1h, ये 3h और ये 5h का सेपरेशन होगा। इस तरह से ये टोटल आप देखेंगे तो कितना हो जा रहा है, 9h इज इक्वल टू 9 मीटर, तो h इज इक्वल टू 1 मीटर। तो सेकेंड और थर्ड के बीच आप देख रहे हैं जो सेपरेशन है 3h का है, 3 इंटू 1 3 मीटर। क्वेश्चन 10, in a LR network, the voltage leads the current in phase by pi/4. Resistance is 100 ohm, angular frequency is 250 radian per second. The inductance is, तो आप सभी जानते हैं tan phi is equal to XL by R, और phi 45 तो tan 45 1 हो जाएगा। इस केस में आप XL is equal to R लिख सकते हैं। XL is ओमेगा L, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई ओमेगा। R इज 100 ओम एंड ओमेगा इज गिवन 250 रेडियन पर सेकेंड। तो आप लोग यहाँ पर 2/5 या 0.4 हेनरी जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a ball is dropped from the top of a building at t is equal to 0. तो ये 0 मोमेंट पर ड्रॉप किया गया। At a later time t is equal to 2 seconds, a second ball is thrown downward with initial velocity 30 meter per second. Then the two balls will meet. तो आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, एक तो t इज इक्वल टू 0 पर ड्रॉप किया गया, और जब ये कुछ दूर जा चुका है तो आफ्टर 2 सेकेंड दूसरा यहाँ पर v वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया। तो आफ्टर 2 सेकेंड, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि
t इज इक्वल टू टी मोमेंट पर अगर ये एक दूसरे से मिल रहे हों तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट बॉल विल बी हाफ जी टी स्क्वायर और डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड बॉल विल बी 30 यू टी। तो t की जगह t माइनस 2 होगा क्योंकि 2 सेकेंड बाद थ्रो किया गया। तो अगर इसके लिए पहले वाले के लिए t सेकेंड आप लेते हैं तो दूसरे वाले के लिए उससे 2 सेकेंड कम t माइनस 2 सेकेंड लेंगे प्लस हाफ जी टी माइनस 2 होल स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई कर दें तो द मोमेंट विच इज़ कमिंग, आप सभी लोग देख लें कैलकुलेशन, 30t माइनस 60 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4, तो हाफ जी टी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं 0, ये 30t माइनस 60 और ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 20t प्लस 20। अब 40 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको माइनस 40 मिल जाएगा। तो आपको मिल गया 10t इज इक्वल टू 40, देन t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। The moment when they will meet is t is equal to 4 seconds. 12. The VT diagram of an ideal gas for the process ABC, ये बनाया है। अब आप देख रहे हैं कि ये इससे अलाइंड है, तो जो BC वाला प्रोसेस आप देख रहे हो उसके लिए कह सकते हो कि V इज इक्वल टू समथिंग T। तो आप PV इज इक्वल टू म्यू आर टी से जब इसे कंपेयर करते हो तो आप क्या देख रहे हो, P इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन V, सॉरी V इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन P इंटू T। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं जब कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्लोज वेसल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्लोज वेसल में लिया गया है। क्लोज वेसल में लिया गया तो म्यू कांस्टेंट हो गया, उस केस में पी भी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं प्रेशर इज कांस्टेंट, बट इस केस में आप क्या देख रहे हो, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वॉल्यूम को अगर कम कर रहे हो और साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो तो प्रेशर नेचुरली बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट रह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर ऑफ द गैस फर्स्ट इंक्रीजेज देन रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन 13। Two batteries, 2 resistors and 2 capacitors are connected as shown. जो चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर विल बी, ये आप देखें यहाँ पर 5 ओम और यहाँ पर 4 ओम, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। और ये बैटरीज हैं 18 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम यहाँ दिया है, और इसे 15 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है। इस तरह से आप जो करंट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वो करंट हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 18 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 + 1 6, तो ये हो गया 3 एम्पियर।
और यहाँ पर अगर आप करंट कैलकुलेट करते हैं इस लूप में जो स्टेडी स्टेट पर फ्लो हो रहा होगा, तो I2 इज इक्वल टू 15 वोल्ट अपॉन 4 + 2 6। तो इस तरह से आपको ये 5/2 एम्पियर मिल रहा है। और ऐसे में आप सभी लोग देखें, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q आएगा। चार्ज कंजर्वेशन से आप यहाँ पर माइनस Q और यहाँ पर प्लस Q चार्ज लेंगे। और इस तरह आप अगर इस लूप में KVL अप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव -Q/2, लोअर टू हायर 5 × 3 15 वोल्ट प्लस, और यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव भाई प्लस Q और माइनस Q मिलकर के 0 होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव -Q/3, और यहाँ पर लोअर टू हायर प्लस 4 × 5/2 इट विल बी 10 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं Q/2 प्लस Q/3 आपको क्या मिल जाएगा, 5Q/6 इज इक्वल टू 25। तो आपको Q की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 माइक्रोकूलम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 14, प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, ये लॉजिक गेट के लिए बना हुआ है। यहाँ पर इनपुट A और B और साथ साथ जो रिज़ल्ट मिल रहा है Y, उसे शो किया गया ग्राफिकली। तो आप सभी देख रहे हैं कि T1 T2 के बीच में 0 सिग्नल A में और T1 और T2 के बीच में 1 सिग्नल B में दिया गया है। तो 0 1 का रिज़ल्ट 0 मिल रहा है। ऐसे ही T2 T3 के बीच में 1 A में है और T2 T3 के बीच 0 B में है, जिसका फिर से 0 मिल रहा है। और T3 T4 के बीच 1 और T3 T4 के बीच B में भी 1, उसका 1 मिल रहा है। तो ये एंड गेट होगा। आप लिख सकते हैं A, B और Y, T1 T2 के बीच 0, यहाँ पर 1, इसका 0 रिज़ल्ट, यहाँ पर 1, ये 0, इसका 0 रिज़ल्ट, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, इसका 1 रिज़ल्ट। ये कंक्लूड कर सकते हैं आप A.B एंड गेट। 15th, क्वेश्चन में दिया गया, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ ऑर्बिटिंग वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। कहने का मतलब है कि आप उसका रेडियस अर्थ के रेडियस के बराबर ही कंसीडर करें। इज T0, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ T0। आप सभी जानते हो T इज प्रोपोर्शनल टू R³ से आपको मिल जाएगा T जियो स्टेशनरी सैटेलाइट T² अपॉन T0 स्क्वायर इज इक्वल टू 7R के बराबर अप्रॉक्सीमेट हाइट होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं R, तो आप सभी बच्चे देख रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 7√17. Question 16. A Young's double slit experiment is made in liquid. The 10th bright fringe in the liquid lies at 6th dark fringe in vacuum. The refractive index of liquid is approximately. आप जानते हैं 10th ब्राइट का मतलब पोजीशन हो जाएगी 10W', क्योंकि ये लिक्विड में फ्रिंज विड्थ है और वैक्यूम में फ्रिंज विड्थ W लेते हैं, तो 6th ब्राइट डार्क का मतलब हो गया 5.5W', सॉरी W वैक्यूम में। आप
डब्ल्यू डैश की वैल्यू डब्ल्यू के टर्म्स में अगर पुट करते हैं तो डब्ल्यू बाई म्यू इट इज़ लिक्विड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपको म्यू की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मिल रही होती है। 17th, यहाँ पर ये यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसे इस कर्व से शो किया गया। ये वेरिएबल है टाइम के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर आउटपुट हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो उसका नेचर क्या होगा, ग्राफिकली उसको वीटी ग्राफ में कैसे शो करेंगे। तो आप सभी लोग देख रहे हैं ये 0 से बढ़ना शुरू हुआ। ये आइडियल डायोड है, जब ये 0 होगा ये तो करंट फ्लो नहीं करा सकता इस लोड रेजिस्टेंस में, तो स्टार्ट में जो यहाँ का आउटपुट वोल्टेज है वो भी 0 होगा। आप इसके वोल्टेज को देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू 5 वोल्ट। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं आइडियली। अब आप कहते हैं कि जब यहाँ वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ तो इधर से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, लेकिन वो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करा सकता, इधर से ज़रूर फ्लो करा सकता है लोड रेजिस्टेंस से। तो आप कहेंगे लीनियरली जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा यहाँ पर वोल्टेज में उसी तरह से इंक्रीमेंट होगा, लीनियर इंक्रीमेंट। तो आउटपुट वोल्टेज को अगर आप प्लॉट करते हैं तो आप लीनियर इंक्रीमेंट देख रहे होते हैं। लेकिन जब ये वोल्टेज 5 वोल्ट से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में 5 वोल्ट को नलीफाई कर चुका। अब यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट टोटल इधर से जाएगी, इस लोड रेजिस्टेंस से होके नहीं जाएगी, तो जो वोल्टेज यहाँ तक रीच किया है इतना ही वोल्टेज बना रहेगा। तो आप लोग देखें ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन मोस्ट सूटेबल। 18, the surface of a metal is illuminated with a light of wavelength 400 nanometer. The maximum kinetic energy ejected in photoelectron is 1.68. The work function of the metal. तो आप एनर्जी ऑफ फोटॉन कैलकुलेट कर लें 12400, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे 4000, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आपको मिल रही है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलरेडी के मैक्सिमम दिया हुआ है 1.68। तो आप सभी जानते हैं के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू, तो वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू ई माइनस के मैक्सिमम, और सब्ट्रैक्ट करके देखें तो आपको रिजल्ट 1.4 के आसपास मिल जाएगा। क्वेश्चन 19, ये एक रोलिंग बॉडी दी है, लिखा है a hoop rolls on the horizontal ground without slipping with linear velocity v। तो कहने का सेंस है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया है वो v दिया है। कह रहा है स्पीड ऑफ अ पार्टिकल p ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द हूप एट एंगल थीटा, इस तरह से थीटा एंगल बना के दिया हुआ है। तो आप दो तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्यू टू रोलिंग, और साथ साथ ये वीसी
ये दोनों सुपर इम्पोज होंगे, दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, तो ये नेट वेलोसिटी मिल जाएगी इस पार्टिकल की, और ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी 2v sin θ/2। दूसरा तरीका है कि आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। अगर ये रेडियस r है तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये एंगल θ/2 हो जाएगा। ऐसे में ये हो जाएगा r sin θ/2, ये r sin θ/2, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2r sin θ/2। और इसे इंस्टेंटेनियस सेंटर कंसीडर किया जाए तो ये 2r sin θ/2 एज अ रेडियस होगा, और इसकी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ p, ये मिल जाएगी 2r sin θ/2 इंटू ओमेगा। एंड r omega is already known, it is v because it is not slipping, it is pure rolling। तो आप कह सकते हो Vp इज इक्वल टू 2v sin θ/2। तो आप किसी भी तरह से कैलकुलेट करें, रिजल्ट एक ही आएगा। बहुत बार आपको बताया गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20। ट्वेंटियथ प्रॉब्लम आप सभी ध्यान से देखें। हीलियम गैस इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस in which the heat supplied to the gas is 4 times the work done. Can I find the molar heat capacity in this process? आप सब जानते हो Q is equal to delta U plus W। Q को आप लिख सकते हो mu in this process, molar heat capacity capital C, delta T, it is equal to delta U is mu। और यहाँ पर कौन सी गैस दी हुई है आप देख लें, हीलियम गैस दिया गया है, मोनोएटॉमिक है, 3/2r, Cv की वैल्यू हो गई डेल्टा T, और प्लस W की वैल्यू Q/4 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आपको मिल जाएगा म्यू C डेल्टा T अपॉन 4। लेफ्ट साइड ले आए तो आपको 3/4 म्यू C डेल्टा T इज इक्वल टू 3/2 म्यू R डेल्टा T मिल रहा है। सिंप्लीफाई करें तो C इज इक्वल टू 2R। क्वेश्चन 21। A gamma ray photon creates electron-positron pair if the rest mass of electron is equivalent to 0.5 million electron volt and the total kinetic energy of electron-positron pair is 0.78 million electron volt, then the energy of gamma ray photon must be। आप सभी जानते हो एनर्जी जो गामा रे फोटॉन की है वो दो मास में इक्वल, चार्ज में अपोजिट पार्टिकल एंटी पार्टिकल डेवलप कर रही है। यहाँ पर अगर एक का मास 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट है तो दोनों का मिलाकर के टोटल दिस मच एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, प्लस साथ में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है इन पार्टिकल्स के पास 0.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये भी इन्हीं से इसी गामा फोटॉन से मिलेगी। तो टोटल एनर्जी 1.78 होनी चाहिए गामा फोटॉन की, तभी ये सिचुएशन डेवलप होगी। 22। कह रहा है इन द सर्किट shown below if the resistance of voltmeter is 4 kilo ohm then error in the reading of voltmeter will be। तो आप लोग देखें यहाँ पर जब वोल्टमीटर को कनेक्ट नहीं करेंगे या आइडियल वोल्टमीटर होगा जिसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता,
तो उस केस में आप सब लोग देख रहे हैं जो वोल्टेज यहां पर रीड किया जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहते हैं करंट यहां से होके पास होगी आई, और वो वोल्टेज हो जाएगा आई इंटू आर। ये आइडियल वोल्टेज कितना आ जाएगा? आप इसे कैंसिल आउट करें तो ये 2 वोल्ट हो गया। अब दूसरा केस बना देते हैं। ये भी 4 किलो ओम का है, तो 4 और 4 का इक्विवेलेंट 2 हो गया, और यहाँ पर जो करंट होगी आई डैश इट इज 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया? 4 और 4 का 2, तो आपको दूसरे स्टेप में कर लें। टू इंटू 10⁻³ ये कितना मिल गया देख लें। तो आपको ये हो जाएगा 3 हो गया, 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, फोर बाई 3 वोल्ट। अब देखिए 2 वोल्ट से कम होके कितना हो गया? 4/3 वोल्ट। तो आप देखें कितना एरर आएगा। तो एरर आप इन दोनों का डिफरेंस देख लें। अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो परसेंटेज एरर अगर आप निकालते हैं तो आपको कितना रिजल्ट मिल जाएगा? 6 - 4 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से आप कैंसिल आउट करें तो आपको कितना मिल जाएगा बेटा एरर? 33.3। A tuning fork produces 5 beats per second with sonometer both when the length 1 meter and 1.05 meter. The frequency of the fork. आप जानते हो जब 1 मीटर लोगे, कम लेंथ लोगे, तो फ्रीक्वेंसी आप सोनोमीटर वायर एफ इज रेसिप्रोकल टू इट्स लेंथ, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि लेंथ कम होने पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो F2 - FT ट्यूनिंग फॉर्क इज 5, और लेंथ जब ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। उस केस में ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होनी चाहिए, और ये भी 5 है। तो ये फॉर
1 मीटर लेंथ फॉर 1.05 मीटर लेंथ। अब ऐसे में बेटा आप कह सकते हो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है F2 माइनस F1, सम करने पे ये Ft कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 10। यहाँ पर F2 की वैल्यू 1/2 इंटू 1 √T/μ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 इंटू 1.05 √T/μ, यहाँ से √T/μ की वैल्यू कैलकुलेट कर ले कॉमन करके और उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें या किसी एक में, तो F2 क्या मिल जाएगा, √T/μ आपको मिल गया 10/1/2 कॉमन 1/1 माइनस 1/1.05, और जब F2 मिल गया तो ये वैल्यू आपको 210 मिल जाएगी। इससे 5 कम लोगे तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी, देयरफॉर Ft इज इक्वल टू 205। तो ये आप लोगों ने जवाब दिया, थर्ड ऑप्शन। 24th, में आप देखें 3 कैपिलरीज ऑफ सेम लेंथ बट रेडियाई 3R, 4R and 5R are connected in series. और यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंसेस हैं P1, P2 और P3, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। P3 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 8.1 mm, अब आप लोग आराम से देख सकते हैं कि जितना पर सेकेंड वॉल्यूम यहाँ से फ्लो होगा उतना ही यहाँ से फ्लो होगा, उतना ही यहाँ से फ्लो होगा। ये सीरीज है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो पाई P3 R⁴ अपॉन A⁻L, इट इज इक्वल टू पाई P1 3R⁴ अपॉन A⁻L। सिंप्लीफाई कर दें तो P1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P3 इंटू 5/3 आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा P3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही। The work done to accelerate a vehicle from 20 to 30 meter per second is 2.5 into 10⁵। आप लिख सकते हो ½ m 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। तो कह रहा है व्हाट विल बी द वर्क डन इफ इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड। W कैलकुलेट करना है, ½ m 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, आप डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, 3.5 इंटू 10⁵ मिल जाएगा जूल। 26 क्वेश्चन 26 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और यहाँ पर इस तरह से गॉसियन सरफेस दिया है और अंदर Q1 चार्ज और बाहर Q2 चार्ज दिया है। कह रहा है विच वन इज इनकरेक्ट, तो आप फोर्थ ऑप्शन देखें, Q1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी, एंड Q2 इज 0, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अरे भाई Q1 की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, तो 0 थोड़ी होगा, तो यही इनकरेक्ट है। 27 क्वेश्चन 27,
A cube of wood supporting a 200 gram mass just floats in the water. When the mass is removed, the cube rises by 2 centimeter. The dimension of the cube is. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर राइज करता है, इसका मतलब हो गया 2 इंटू एल स्क्वायर बेस एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 200 ग्राम. तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये आपको मिल रहा है. क्वेश्चन 28. Consider a planet in some solar system which has a mass double the mass of the Earth and density equal to the average density of Earth. The weight of object on the Earth is W, then it will be on the planet. अब planet पे क्या बताना है? आप देखो W डैश मान लेते हैं, यहाँ पर W मास m है, मास तो उतना ही रहेगा. G की वैल्यू यहाँ पर 4/3 पाई आर डैश 4/3 पाई G डेंसिटी D इंटू आर डैश, और यहाँ पर ले लो 4/3 पाई G डी आर. ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, रेडियस और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है in terms of density and radius. Since mass of planet is 2 times the mass of Earth, तो आपको आराम से मिल जाएगा R dash is equal to 2 raised to the power 1/3R. तो W dash 2 raised to the power 1/3 इंटू R अपॉन R कैंसिल आउट करो, तो 2 raised to the power 1/3 W. ऑप्शन 4 करेक्ट है. क्वेश्चन 29. प्रॉब्लम आप देखें, यहाँ पर एक रॉड हैंग कर रहा है, pivoted at one end, mass m and length is L. Carrot is displaced slightly to execute SHM. The length of equivalent simple pendulum will be. सिंपल पेंडुलम में आप लोगों ने ओमेगा की वैल्यू पढ़ा होगा √G/L फॉर सिंपल पेंडुलम. और यहां पर देख लेते हैं, जब इसे डिस्प्लेस करोगे स्लाइटली, mg विल एक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी. फील्ड यूनिफॉर्म, इसलिए गलती से मैंने सेंटर ऑफ मास बोल दिया. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम होंगे यहाँ पे. अब आप जरा ध्यान से देखें, mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से कितना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, तो आप देख सकते हैं इट इज L/2 साइन थीटा. और आपको जो टार्क मिल रहा है mg इंटू L/2 साइन थीटा. साइन थीटा इज थीटा बिकॉज डिफ्लेक्शन इज वेरी स्मॉल. इट इज इक्वल टू I mL²/3 इंटू अल्फ़ा. तो यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप देखें m से m कैंसिल आउट हो गया, L से एक L कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 3G/2L इंटू थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लेने पर इसे अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा² थीटा से कंपेयर करो तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है √G/2
2L/3। अब आप यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम स्मॉल l इज इक्वल टू 2L/3। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 30। थर्टी में आप सभी लोग देख रहे हैं अब इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर एक एलिमेंट लें x डिस्टेंस पर, इसकी लेंथ dx होगी, करंट कैरी कर रहा है I1, तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, क्योंकि यहाँ पर I की वजह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा अपवर्ड, तो ये हो गया dF। और dF की वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो dF इज इक्वल टू I1 dx और b इट इज μ0/2 इंटू I/x sin 90। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दें तो टोटल फोर्स मिल जाएगा F इज इक्वल टू μ0/2 I इंटू I1 और इंटीग्रल dx/x लिमिट कहाँ से कहाँ तक का लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर स्प्रेड फ्रॉम L/2 टू 3L/2। आप ये लोअर और अपर लिमिट लिख रहे हैं। लॉग इंटीग्रल dx/x इज log x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेते हैं तो आपको मिल जाएगा log ऑफ 3L/2/L/2 एड बेस ई, तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 डिस्प्लेसमेंट मेथड की प्रॉब्लम है और डिस्प्लेसमेंट मेथड आप सभी लोगों को बताया गया होगा। इसे कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और इस केस में कंडीशन भी आपको बताई गई है कि जो स्क्रीन है दैट शुड बी एट डिस्टेंस कैपिटल D from the object and this D should be greater than or equal to 4f to get real image. If we require two images, तो आप टू रियल इमेजेस के लिए कहने का सेंस है कि लेंस को डिस्प्लेस करें तो L1 और L2 पोजीशन में रियल इमेजेस ऑब्टेन करने के लिए हमें जो इनकी सेपरेशन है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की उसे 4f से ज़्यादा रखनी होती है। अब आप लोग पहले केस को अगर यहाँ पर कंसीडर कर लें, ये L1 पोजीशन है और ये L2 पोजीशन। L1 पोजीशन में आप देख रहे हैं ये U हो गया, ये V हो गया और L2 पोजीशन जब आप देख रहे होंगे तो उस केस में ये इंटरचेंज हो जाता है, ये U हो जाता है और ये V हो जाता है। तो आप अगर इमेजेस को देखें तो इमेजेस पहली पोजीशन में और दूसरी पोजीशन में I1/I2 वो कितना हो जाएगा, तो I1 के लिए आप लोग V/U इज इक्वल टू M इज इक्वल टू I/O यूज़ कर सकते हैं।
तो I1 कितना हो गया, V/U इंटू O। और ऐसे ही सेकेंड पोजीशन में V की जगह U, O कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिल जाएगा V/U होल स्क्वायर। और आप यहाँ पर V और U की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पहले पोजीशन में देखें, L1 पोजीशन में V प्लस U इज इक्वल टू D, क्वेश्चन में दिया गया है। और लेंस का जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल d दिया गया है, तो आप लिख सकते हो U माइनस V इज इक्वल टू D। इस केस में सम करें तो U की वैल्यू आपको कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाई 2 और सब्ट्रैक्ट करें तो V की वैल्यू कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2 मिलेगी। और इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको थर्ड ऑप्शन करेक्ट मिल रहा होगा, 32। Question 32. Two interfering sources in YDSC have intensities 5I and 4I. The intensity at a point where the two lights have path difference lambda by 4. Do you know path difference? If lambda by 4, then phase difference from the formula 2 pi by lambda into path difference will become pi by 2. And in this case, resultant intensity will become I1 plus I2 plus 2 times half root I1 into I2 cos phi by 2 is 0। तो थर्ड टर्म को इग्नोर करें तो आपको इंटेंसिटी जो इंटरफेरेंस के बाद मिल रही है वो 9I होगी। इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दीज। 33. A uniform horizontal meter scale of mass m is suspended by the two vertical strings attached to its two ends. A body of mass 2m is placed at 75 cm mark. The tensions in the two strings are in ratio. ये दिया गया, ये टेंशन T1 है और यहाँ पर टेंशन T2 ले लेते हैं। तो आप सभी लोग फोर्सेज को अगर बैलेंस करें तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3 mg। टेकिंग मोमेंट अबाउट A, अब A के अबाउट अगर मोमेंट लेंगे तो T1 इंटू 0 हो जाएगा। उस केस में आपको क्या मिलेगा, mg इंटू L/2 प्लस 2 mg इंटू 3L/4 75 सेंटीमीटर मार्क पे है और इट इज इक्वल टू T2 इंटू L। सिंप्लीफाई कर दें तो आप देख रहे हैं L कैंसिल आउट हो गया, mg/2 प्लस 3mg/2 इज इक्वल टू 2 mg। तो T1 क्या मिल जाएगा आपको, mg। इस तरह से रेशियो 2 और 1 या 1 और 2 का दिया जा सकता है। तो आप देखें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 34. A particle undergoes SHM
with a time period of 2 seconds. In how much time will it travel from its mean position to displacement position? Half of the amplitude. आप सभी लोग जानते हैं मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, तो हम लोग y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं, और ऐसे में आपको ओमेगा टी की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज π/6, और टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करें तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो t इज इक्वल टू 1/6 सेकेंड। क्वेश्चन 35 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप सभी लोग इससे समझ लें, ये बहुत तरह से पूछा जाता है। मैं आपको पूरा डिस्कशन बता रहा हूँ, आपको ऑप्शन अगर बदल के दिया जाए तो भी आप आसानी से कर सकते हो। ये 2 बबल्स हैं और ये पाइप से कनेक्टेड है, पाइप में ऊपर नॉब लगा हुआ है, बंद है। नॉब को अगर ओपन किया जाए तो आप जानते हैं यहाँ पर रेडियस कम है, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर होगा 4T/R वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे कम प्रेशर है रेडियस बड़ा होने की वजह से, तो यहाँ से एयर ब्लो करके इधर को जाएगी और इसका साइज़ बढ़ेगा और इसका कम होगा। लेकिन कम होने के साथ क्या होगा, तो ये साइज़ कम होने के साथ एक टाइम ऐसा आता है, इसे मैग्नीफाई करके मैं बना रहा हूँ, ये बबल छोटा होता जाता है, फाइनली इस तरह से हो जाता है, ये पार्ट ऑफ द स्फीयर हो जाता है। और यहाँ पर इसे भी मैं आपको एनलार्ज करके बना रहा हूँ, ये बड़ा हो करके इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा उसी साइज़ का ये बबल होता है। तो कहने का सेंस है यहाँ पे फिल्म हो जाएगी स्फेरिकल, और यहाँ पर उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्फेरिकल बबल होगा। ये फाइनल स्टेज बताया। तो जस्ट आफ्टर ओपनिंग अगर कहा जाए तो ये श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन 36, a particle of mass m and having charge q is rotating in a circular path of radius r with velocity v. The ratio of magnetic dipole moment to its angular momentum, इसे gyromatic रेशियो कहते हैं, m/L। और आप देख रहे हैं पार्टिकल इज पॉइंट मास एंड चार्ज इज आल्सो सिचुएटेड ऑन इट, तो पॉइंट चार्ज और दोनों एक ही तरह के हों तो उस केस में गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमेशा q/2m के बराबर होता है, वेयर q इज चार्ज एंड m इज मास। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, हाफ ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल, बिकॉज q/m इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। क्वेश्चन 37, यहाँ पर है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज हैविंग फोकल लेंथ इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर न्यूमेरिकली। केवल वैल्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज, तो आप लेंस का पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लें। इट इज़ म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और यहाँ पर आप म्यू की वैल्यू 1.5 सब्स्टिट्यूट कर दें। R1 + 10 - 1/-10, आप सभी जानते हैं इस तरह का लेंस होता है। तो इसके रेडियस को हम लोग R1 को प्लस और R2 को माइनस साइन के साथ कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2/10 और ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद 1/2 मिल रहा है। तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ अगर कॉनकेव मिरर का होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा 2f के बराबर, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। 38,
The wavelength of first line of Lyman series for hydrogen is equivalent to is identical to that of second line of Balmer series of for some hydrogen like ion. ये सेकंड लाइन हुई, 3 होता तो फर्स्ट लाइन होती, और ऐसे 1/2 स्क्वायर कॉमन कर लो तो आपको z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मिल रहा है, तो z इज इक्वल टू 2. The fraction of radioactive material which remains active after time t is 9/16. n is equal to n naught e raised to the power minus lambda t. अप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, n अपॉन n naught is equal to e raised to the power minus lambda t. ये t टाइम के बाद है, and this n by n naught is 9/16. आगे कह रहा है कि t/2 टाइम के बाद क्या होगा, तो आप t/2 अगर यहाँ पर लाना चाहते हैं तो e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी होल रेज टू द पावर 1/2 रखें, तो यहाँ पर 9/16 की पावर भी 1/2 लिया जाएगा, और उस केस में आपको ये मिल रहा है e रेज पर माइनस लैम्डा t/2. तो आप कह रहे हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पर एक्टिव बचा हुआ है दैट इज 3/4. 40. Two wires are kept tight between the same pair of supports. The tension in the wires are in ratio 2:1, radii 3:1 and densities 1:2, the ratio of fundamental frequencies. तो लेंथ सेम है, इसका मतलब तो आप कह सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f अपॉन f डैश इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी. टेंशंस आर इन रेशियो 2:1, तो ये 2t हो गया. ये t हो गया, ये पाई r²d रेडियाई 2 है, डेंसिटी 1 है, और यहाँ पर 1 है, और ये 3 दिया है 3. और डेंसिटीज आर इन रेशियो 1:2. यहाँ पर d लिखा गया है तो यहाँ पर 2d. इस तरह से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/9, और यहाँ पर आपको 1/2, तो ये हो गया 4/9, 2/3. 41. Internal energy of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin is 100 joule. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी जीरो, डेफिनेटली आइडियल गैस है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी इज 40 जूल, ये भी सही है, और ट्रांसलेशनल 60 जूल, ये भी करेक्ट है. ऑल आर करेक्ट. अब आप करें कैसे करेक्ट हो गया, तो आप आइडियल डायटोमिक गैस की बात कर रहे हैं. डायटोमिक में ट्रांसलेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और रोटेशनल के लिए 2 होता है. तो आप कहेंगे जो 100 जूल एनर्जी है वो 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी फॉर ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी एंड फॉर रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी. तो ट्रांसलेशनल के लिए 60 जूल और रोटेशनल के लिए 40 जूल मिलेगी. अब आप देखें प्रॉब्लम 42. Two circular coils 1 and 2 are made from same wire, but the radius of the first coil is twice that of the second coil. ये R है
तो ये 2r है। What should be the ratio of potential differences applied across them so that magnetic field at the centers is same? तो आप यहाँ पर सेल अगर अप्लाई करते हैं इसे आप लिखते हैं V1, और यहाँ पर अगर सेल अप्लाई करते हैं और इसे लिखते हैं V2, तो यहाँ पर सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेंटर पर आप क्या लगाओगे, म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 अपॉन, इसका रेडियस डबल है तो सरकमफेरेंस का लेंथ भी डबल होगा, रेजिस्टेंस डबल होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सिंप्लीफाई कर दें, म्यू नॉट आर नॉट, म्यू नॉट आर नॉट कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 1/2 अपॉन 4, और यहाँ पर 1/2, साथ में यहाँ पर V1 होगा और यहाँ पर V2 होगा। तो आपको कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस V1 अपॉन V2। तो ये 8 हो गया, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फोर इज टू 1, 43। If the displacement x, velocity v of a particle executing SHM are related by the expression 4v square is equal to 25 minus x square, तो v is equal to आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा और इसे v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2, ओमेगा इज 2π/t। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है ज़रा देख लें, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 4π। क्वेश्चन 44, a particle is projected with velocity 3 ve upon 4 vertically up. तो कह रहा है ये कितनी ऊंचाई अटेन करेगा। यहाँ पर इसकी एनर्जी हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर इसकी केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। एनर्जी कंजर्वेशन से इन दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको आप मिल जाएगा हाफ m, 3/4 को स्क्वायर करोगे 9/16, v लिख दोगे आप 2gm अपॉन r स्क्वायर करने पर, और इज इक्वल टू, इसे आप लेफ्ट में ले जाएं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, 1/r माइनस 1/r प्लस h, r प्लस h माइनस r, h हो जाएगा ऊपर,
GMM कैंसिल आउट हो गया, तो आपको 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 9/16 इज इक्वल टू, यहाँ पे R है, H अपॉन R इंटू R प्लस H, R से R कैंसिल आउट कर दो तो आपको 9R प्लस 9H इज इक्वल टू 16H, सब्ट्रैक्ट कर दो 7H, 9R, तो H इज इक्वल टू 9/7R, 45। देख रहे हैं आप, कह रहा है इन द फिगर द इंटेंसिटी ऑफ waves arriving at D, each of 2 coherent sources S1 S2 is I naught। यहाँ पर डिटेक्टर है, ये 3 मीटर डिस्टेंस दिया है, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर हो जाएगा। आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। कह रहा है वेवलेंथ इज 4 मीटर, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट डी, अगर वेवलेंथ 4 मीटर होगा तो ये लैम्डा डिस्टेंस पर है और ये यहाँ पर डिस्टेंस जो है लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 हो जा रहा है, तो पार्ट डिफरेंस कितना तैयार हो गया लैम्डा बाई 4 का। भाई लैम्डा 4 मीटर है तो 4 मीटर का तो लैम्डा हो गया और 1 मीटर 1/4 हो गया तो लैम्डा बाई 4 हो गया, तो पार्ट डिफरेंस आपको मिला। करेस्पॉन्डिंग टू इट फेज डिफरेंस इज π/2, और ऐसे केस में आपको पहले भी बताया गया IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 2√I1 I2 अगर आप करते भी हैं तो cos 90 डिग्री ये 0 हो जाएगा और आपको 2I0 आंसर मिलेगा। थर्ड ऑप्शन।